नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। तो आज हम क्लास नाइन्थ शुरू करने जा रहे हैं। सोशल साइंस हिस्ट्री क्लास नाइन्थ। पहले हिस्ट्री कराएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। ठीक। तो आज हम क्या करेंगे, पार्ट पढ़ेंगे लाइन टू लाइन और समझेंगे। तो ये मैं पहले ही कह देता हूँ, आपको बता दो एक चीज। रुको, पहले देखो, रुको 2 मिनट। ये आपको दिख रहा है ना? ये रुको रुको 2 मिनट। ये आपको शॉर्ट दिख रहा होगा। ये पहले ये दिख रहा है ना? रुको रुको रुको, अभी बताता हूँ। हाँ, ये वाला दिख रहा है आपको, फ्रांसीसी क्रांति, ये चैप्टर है। पर ये इतना दिख रहा है, ये सिर्फ पहले बता रहे, ट्रेलर है पूरा। इस पर इतना ध्यान नहीं रखना है कि ये देख सकते हैं, बास्तिल का दुर्ग 17 जुलाई 1789 को ध्वस्त कर दिया गया। पर मेन बात ये यहाँ से पॉइंट शुरू होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। ठीक। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियार की खोज में वे बहुत सी सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। बास्तिल एक दुर्ग है जो फ्रांस के अंदर है। कितनी अच्छी बात है, आप फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं 9th में। किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया, कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढा दिया गया। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। इसके बाद इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। पाव रोटी, डबल रोटी, कुछ भी कह दो, वहाँ फ्रांस में यही चलती थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की एक ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आज हम यही बात करेंगे। तो पहला टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। पहले आप ये नक्शे में देख लो, फ्रांस की ये स्थिति है वर्तमान में, पहले थी। तो बताते हैं, तो शुरू करते हैं। पहले ये जान लो कि इधर फ्रांस में जब निरंकुश शासन था, मतलब राजतंत्र था, तब पूरे को 3 स्टेट्स में फ्रांस के भागों को बांटा गया था। 3 स्टेट्स होते थे, उसमें जो होता था वो तीनों की बात होती थी। तो पहला था प्रथम स्टेटस, जिसमें पादरी वर्ग थे, मतलब पंडित लोग। दूसरे स्टेटस जिसमें कुलीन वर्ग थे। और तृतीय स्टेटस जिसमें जनसाधारण होते थे, जैसे कि बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, ऐसे समथिंग ऐसे व्यक्ति होते थे। किसान और कारीगर भी होते थे। छोटे किसान, भूमिहीन, जिसके पास भूमि है ही नहीं, मजदूर, नौकर, ये सब है।
फ्रांस में ये एस्टेट्स में बटा था समाज पूरा। ठीक, तो अब शुरू करते हैं। बहुत अच्छा पार्ट है, मेरा आईडी से इतना अच्छा पार्ट नहीं होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। सन 1770 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। ऐसे कह सकते हैं फ्रांस की 1770 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां राजगद्दी पर कब बैठा? तो 1770 में कौन बैठा? लुई 16वां। उस समय हम क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे लास्ट में। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट, ये रानी है, से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, क्योंकि खाली तो पाएंगे, पहले ऐश करते थे इतने पैसों से। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई संधि, वर्साई महल भी एक, वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। ऐसे ही करते थे खर्ची। और ब्रिटेन को, मतलब ऐसे कहे तो ब्रिटेन से शत्रुता थी, इसलिए अमेरिका को लोन भी दे देता फ्रांस। अरे बहुत कमी नहीं था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। अमेरिका के 13 उपनिवेशों को मदद की किसने? फ्रांस ने अमेरिका की। उसके बाद जाने 13 उपनिवेशों, ये हमने पढ़ लिया था। 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद करने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। अरे 2 अरब तो मतलब था पहले, ये आप समझो। 13 उपनिवेशों को आजाद कराया, इसके बाद लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। लिब्रे क्या है? 10 अरब लिब्रे और जुड़ गए। पहले 2 अरब तो था ही, 12 अरब हो गया वो। मतलब लिब्रे क्या है? फ्रांस की पहले करेंसी होती थी। सरकार के कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे क्या क्या, सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। ये जब हमने ये बात कर ली है, और केवल तीसरे एस्टेट्स के लोग, जिसे हम क्या कहते थे? जनसाधारण ही कर अदा करते थे। मात्र जनसाधारण, क्योंकि पंडित कर अदा नहीं करते थे। प्लस और बात करें तो टाइद कर और बेचारे जनता को और देना पड़ता था। टाइद मतलब पादरी को मंदिरों में कर देना पड़ता था। तो पूछ सकते टाइद कर किसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा था टाइल कर राजा खुद लेता था शासन चलाने के लिए। ठीक, जनसाधारण ही अदा करते थे हर टाइम। उसके बाद वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर किसका? कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। पूरी आबादी में 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। 60% जमीन पर कुलीन और चर्च थे, ये सोच सकते हो आप, बहुत ज्यादा। इसके बाद तीसरे एस्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशिष्ट
विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे, मतलब उनको विशेष अधिकार पहले से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार कौन सा था? राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। ये कोई कर नहीं देते थे। पादरी, कुलीन, साले, पहला एस्टेटस, दूसरा एस्टेटस, बेचारे जनसाधारण ओनली कर देते थे। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से कर अदा, ये देख लो, ये रील दिए क्या, सुनो, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद क्या था? एक धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ये देख लो, ये टाइद किसे कहते हैं? चर्च को दिए जाने वाला कर एक धार्मिक कर होता था। समझ गए? ये प्रमुख है, ये पूछते हैं परीक्षा में, ठीक। ऊपर से तीसरे एस्टेटस के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, मतलब ये टाइल क्या था? प्रत्यक्ष कर था, और अन्य अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होते थे। अप्रत्यक्ष कर नमक, तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। देखो, अप्रत्यक्ष भी कर लगाया जाता था और प्रत्यक्ष कर भी। प्रत्यक्ष कर को क्या कहते थे? टाइल, और लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता का वहन करती थी। इसके बाद ये देख लो, ये सब लिखा हुआ है, अभी पढ़ते हैं, इसको साफ सफाई करते हैं। ये बॉक्स आते हैं ना, बहुत बार इसमें से सवाल पूछते हैं, इनसे बहुत बार सवाल पूछते हैं। जैसे कि लिब्रे, फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। 1794 से पहले ये मुद्रा थी, उसका नाम, फ्रांस की करेंसी का नाम था लिब्रे। एस्टेटस, क्रांति एवं पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्ति करने वाली श्रेणी। ये एस्टेटस किसे कहते हैं? परिभाषा पूछ सकते हैं। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह, ठीक। टाइड, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, ठीक। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। अरे माँ। उसके बाद टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर। अब टाइड, अब ये दो क्वेश्चन आए, इम्पोर्टेंट है। टाइड किसे कहते हैं और टाइल किसे कहते हैं, ठीक। इसलिए कहते हैं बुक्स में बहुत बड़ा ध्यान रहना चाहिए। फिर ये देख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है कि एक अनाम उत्कीर्ण चित्र, कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी है। कुलीन व्यक्ति तो मकड़ा है और किसान मक्खी है। अरे गजब। इसके बाद शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। अब देख लो, इतना दिया तो भी कितना भरा हुआ है इधर, इतना कट्टा तो भी। बताएं कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया? अरे मतलब कितना भी मतलब देते थे बेचारे किसान, तो भी उनका पेट नहीं भरता था सालों का। किनका? कुलीन का। कुलीन बहुत ज्यादा कमीने थे। अब करें 1.1 जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई, ठीक। उसके बाद अनाज परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान
फ्रांस में काफी आम थे। जैसे कि अब ये क्वेश्चन और पूछ ले, नए शब्द ये क्या है? जीविका संकट किसे कहते हैं? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। जैसे अनाम। अनाम किसे कहते हैं? जिसका नाम मालूम नहीं है। अनाम मतलब जिसका कोई नाम मालूम न हो, अनाम। ठीक, ये तो खुद बता रहे अनाम, जिसका कोई नाम ही नहीं हो, इसका अब क्या बताएं। इसके बाद जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, तो अब देखते कैसे क्या है। ठीक, पहले देखो, ये खराब फसल हुई, खराब फसल हुई, खराब फसल के बाद क्या हुआ, ये चलते चलते खराब फसल हुई। अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। मतलब खराब फसल हुई तो गरीबों को कोई, मतलब थोड़ी फसल हुई 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 होगी तो भी मतलब वो ले लेते होंगे राजा, और वो टाइल कर लेते ही थे। आपको पता ही, टाइल और टाइल। प्रमुख ये बात, और महामारी भी आ गई। महामारी आती तो भी पाव रोटी में महंगाई और बढ़ जाती, फसल खराब हो जाती थी। तो प्रमुख ये महामारी से, और मतलब लिबरे लिबरे तो थोड़ा मतलब और महंगा हो गया। फिर आदमी भूखमरी हुई महामारी से। बहुत प्रमुख कारण ये है जीविका संकट का चक्र, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद 1.3 उभरते मध्य वर्ग में विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना। ठीक, तो पढ़ते फटाफट करते हैं। अब पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेटस के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध एवं शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। किसमें? 18वीं सदी में उदय हुआ मध्यम वर्ग का। मध्य वर्ग भी फिर पनपा। ठीक, उसके बाद उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पार ये व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। ठीक, समृद्ध लोग ही ऊन को खरीद पाते थे, बेचारे गरीब क्या खरीदे। ठीक, उसके बाद तीसरे स्टेटस में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे मध्यम वर्ग में। ठीक, ये सभी पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। मतलब ये कहना चाहते थे कि जो इन पादरियों को, कुलीनों को ये मिले ना विशेष अधिकार, ये नहीं मिलने चाहिए। क्यों भाई, जन्म से कैसे अधिकार? हमें भी मिलने चाहिए। ऐसी बात ये गलत है। सबको बराबर सम्मान दो। उसके बाद होने चाहिए किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, सम्मान, नियमों, सम्मान अवसरों, विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जिया जाग रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। ये कि कौन कौन सी? 3 लोगों ने प्रमुख ने की, जॉन लॉक, जिया जाक और रूसो। 3 प्रमुख लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता, सम्मान, नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना सोची। ठीक है, उसके बाद लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंटेस्क्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोंटेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक, द स्पिरिट ऑफ द लॉज इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये रुक अब यार, मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी, रचना कौन सी की रचना? मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन, इस बात सत्ता विभाजन की बात कहा।
जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेश ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया। ब्रिटेन आजाद हुआ 1776 में। ब्रिटेन नहीं, अरे अमेरिका 1776 में हुआ है, 76 में हुआ है, समथिंग हुआ। ठीक, तो इस मॉडल के सरकार बनी फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफी काउशों व सैलूनों के गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। ठीक, ये स्रोत का आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये क्यों समय क्रियाकलाप का, या यंग क्या संदेश की कोशिश कर रहे हैं गुलामों में, उनका क्या आशय है ये। ठीक है, ये हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया। उसके बाद अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे, क्रांति की शुरुआत। क्योंकि क्लास 21 मिनट की हो गई, आप ज़्यादा, मुझे पता है आप इतना नहीं दे पाओगे। ठीक, बाय बाय बाय। ठीक।